अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीरीज का ये एचटीएमएल का जो है ये फाइनल सेशन है। ठीक है। और हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का ये 12वां सेशन है। एचटीएमएल एडवांस का ये चौथा पार्ट है। और एचटीएमएल का ये लास्ट सेशन है जिसमें हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई डेटा सर्वर की तरफ जा कैसे रहा है। आप फॉर्म पे जो एक्शन पे क्लिक कर रहे हो तो डेटा जा कैसे रहा है। ठीक है, उसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम ऊपर ऊपर से देखेंगे क्योंकि हम सर्वर नहीं पढ़ रहे हैं अभी। हम बैकएंड नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फ्रंट एंड। ठीक है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए यार कि एक्शन पे हम क्यों दे रहे हैं, इसको हम एंकर टैग में क्यों नहीं रख रहे हैं। पेज की लिंक आपके भी सवाल होगा यार, लिंक्स को तो हम एंकर टैग के अंदर रखते हैं तो एक्शन में रखने की क्या जरूरत है। एक्शन का एक पर्पज है, वो आज हम सीखेंगे कि वो उसका पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं एक्शन को। ठीक है, डेटा कैसे जाता है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, एचटीटीपी के मेथड्स क्या होते हैं, गेट और पोस्ट जिसको कहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें कि जैसे कि फॉर्म के अंदर नेम और वैल्यू, ये दोनों एट्रीब्यूट बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा सर्वर पे इनके थ्रू ही जा रहा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। स्क्रीन जैसे शेयर हो जाए मुझे बताइएगा। अच्छा, स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने? जी सर, स्क्रीन आ रही है। ठीक है भाई। अब सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है, मैं इसमें खोल लेता हूँ गिटहब में। हाँ, ठीक है, मैंने गिटहब पे डाल दिया ये। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द नेम एट्रीब्यूट इन फॉर्म्स। कि नेम के जो एट्रीब्यूट है इसकी क्या मतलब, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे फॉर्म के अंदर, जो इनपुट के एलिमेंट्स के अंदर हम लिखते हैं। तो एक तो नेम जो एट्रीब्यूट है हमारा उसको एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है कि जो पर्टिकुलर इनपुट एलिमेंट है वो किस लिए हम यूज कर रहे हैं उसको। मैं आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। मुझे एक मिनट दें। मैंने अभी ब्राउजर में ही वीएस कोड को खोल लिया है। ठीक है, तो हम ब्राउजर में यूज करेंगे, वीएस कोड ही है। ठीक है, पर इसको ब्राउजर के थ्रू मैं चला रहा हूँ ताकि मुझे स्क्रीन को बार बार स्विच ना करना पड़े, आपको पता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लूंगा। index.html के नाम से मैंने एक फाइल बनाई। html और एक बॉयलर प्लेट कोड में जनरेट कर लूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं फील्ड से लेजेंड कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है उनका पर्पस क्या है। मैं सिर्फ एक सिंपल फॉर्म बनाऊंगा जिसमें मुझे आपको नेम के बारे में समझाना है कि नेम का इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं सिर्फ दो इनपुट फील्ड बनाऊंगा, तीन बनाऊंगा सॉरी। जिसमें एक फर्स्ट नेम होगा, मतलब एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा, जैसे कि लॉगिन पेज आप देखते हो। ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी चीजें, क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो मैं पूरा फॉर्म नहीं बनाऊंगा। बस इसके दो इनपुट बनाऊंगा और एक बटन बनाऊंगा जिसमें सबमिट पे डेटा जा कैसे रहे वो देखेंगे हम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म मैंने लिया। अभी इस एक्शन को फिलहाल के लिए हटाते हैं। ठीक है, अभी एक्शन को भूल जाओ। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट ले लेता हूँ और लेबल बना लेता हूँ क्योंकि लेबल के अंदर भी हम इनपुट लिख सकते हैं जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था। फिर हमें फॉर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर लेबल के अंदर हम इनपुट टैग डालते हैं तो हमें फॉर लगाने की जरूरत नहीं है। ये भी अलाउड है हमारे पास। ठीक है, इनपुट बनाया मैंने इसके अंदर। और जो है मैंने इसको, हाँ, इसको मुझे टेक्स्ट ही रखना है। ठीक है, यूजर नेम या इसको ईमेल बना लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू ईमेल। अब ईमेल लगाने का ये फायदा है कि लास्ट टाइम मैंने आपको इसका ईमेल का नहीं बताया था, टाइप इज इक्वल टू ईमेल का। तो ईमेल लगाने का ये फायदा है कि टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट में अगर आप सबमिट करोगे ना तो वो आपको कोई भी वैलिडेशन चेक नहीं लगाता है। पर जब ये हो जाता है टाइप इज इक्वल टू ईमेल, तो वो वैलिडेशन चेक लगाता है कि भाई आपके पास जो टेक्स्ट है उसमें @ होना चाहिए। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसका क्या मतलब है। मैं इसको एक मरतबा ब्राउजर में खोल लूँ इस फाइल को। एक मिनट दे दे मुझे, पर वो फाइल नहीं है मेरे पास। जस्ट 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट ओनली। एक मिनट, शायद सेव करूँ फिर आए। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट। फाइल, मैं इसको ही रिफ्रेश मार देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने रिफ्रेश मारा और जाऊंगा, ओपन फोल्डर करूंगा। ठीक है, क्लास नंबर 2।
फोल्डर को कर दूंगा सेलेक्ट। ठीक है, ठीक है। अब मैं जो भी यहाँ काम करूंगा, ये मेरे जो डेस्कटॉप पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ VS कोड, वहां पर भी ये सेम टू सेम इसमें चेंजिंग होती रहेगी। ठीक है, index.html मैंने फाइल बनाई, सेव चेंजेस, ओके। अब इस फाइल को मैं 1 मिनट के लिए खोल लेता हूँ वहां पर, ये वाली फाइल में जो index.html मैंने बनाई है, इसको मैं खोलूंगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट, ये थोड़ी सी सेटिंग है। ठीक है, हमारी फाइल हो चुकी है यहाँ पर index.html, ये वाली फाइल। ठीक है, ओके। मैं दिखा भी देता हूँ कि यही फाइल खुली है, मैंने कुछ भी लिख दिया और सेव किया तो ये देखो आउटपुट यहाँ पर आ जाना चाहिए। आउटपुट ये डब्ल्यू आ गया जो मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर बनाना है फॉर्म। फॉर्म एक्शन हटा देता हूँ, अभी काम का नहीं मेरे। ठीक है, इसको साइड बाय साइड नहीं कर सकता क्योंकि एक ही स्क्रीन शेयर है, तो ठीक है, इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लेबल बनाता हूँ। इसे फॉर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इनपुट इसके अंदर लिखना है, तो ऑटोमेटिक वो फॉर वाला काम कर देगा। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ठीक है, और एक सबमिट का बटन बना देता हूँ। सबसे पहले मुझे आपको ईमेल वाला समझाना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर देता हूँ, सबमिट। ठीक है, और एक चीज ये है कि जब आप एक्शन नहीं देते हो ना, तो ये उसी पेज पे डेटा भेजता है। ठीक है, जैसे कि ये अगर मैं एक्शन मैंने नहीं दिया है तो मैं सबमिट करूंगा ना फॉर्म, तो डेटा यही सबमिट होगा, इसी index.html फाइल पे ही डेटा सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। बाय डिफॉल्ट ये हमारी यही फाइल होती है जिसमें हम, और जब भी हम सबमिट उस पे फॉर्म पे एक्शन में किसी भी फाइल का नाम नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट ये उसी फाइल को मान लेता है। ठीक है, अभी देखें, ईमेल वाला मुझे आपको समझाना है। मैं लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पे ये ईमेल की फील्ड है। हाँ, मैंने आपको प्लेस होल्डर के बारे में नहीं बताया था लास्ट टाइम। तो प्लेस होल्डर का क्या मकसद है? प्लेस होल्डर गाइड करता है यूजर को कि आपको उस इनपुट फील्ड में लिखना क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं पिंग.com मैंने खोला, पिंग नहीं, मैं गूगल पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ देखिए, ये रहा सर्च द वेब, या यहाँ पर आप देख रहे हो सर्च द वेब। ठीक है, अब जब भी इस पे क्लिक करूंगा मैं, ये गायब हो गया। तो ये क्या कर रहा है? इसको गाइड कर रहा है, बस ये यूजर को गाइड करने के काम आ रहा है कि आपको लिखना क्या है इसके अंदर। ठीक है, आपको लिखना क्या है इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर का काम है। तो मुझे यहाँ पर लिखना है कि भाई यूजर को बताना है। अभी यूजर को पता नहीं चल रहा है कि भाई यार ये टेक्स्ट फील्ड है किस बारे में, तो वो यूजर को बताने के लिए मैं लिखूंगा एंटर एंटर योर ईमेल हियर। इसको सेव किया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। अब जब भी मैं इस पे कुछ लिखूंगा तो वो गायब हो जाएगा प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर का काम है सिर्फ विजुअली आपको गाइड करना कि भाई इसके अंदर लिखना क्या है। ठीक है, ये प्लेस होल्डर से होता है। मैं लास्ट टाइम बताना भूल गया था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ये टॉपिक्स बहुत सारे थे, तो एक एक दो टॉपिक्स माइंड से भी निकल जाते, तो उसके लिए सॉरी। अभी देखें, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, जीत के राम ने जैसे कि ये @gmail.com। ठीक है, ये तो ठीक है, मैंने किया सबमिट और ये डेटा मेरा चला गया। मैं रिफ्रेश हो गया, डेटा चला गया। रिफ्रेश हो गया मतलब डेटा मेरा चला गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जीत के रामनानी लिख के इसको सबमिट करता हूँ। अभी भी डेटा सबमिट हो गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार एक वैलिडेशन चेक लगा दूं यहाँ पर कि यार जब भी वो ईमेल डाले तो प्रॉपर ईमेल डाले। तो मैं क्या करूंगा, इसको टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट हटा के, मैं कर दूंगा ईमेल। ईमेल क्या आप देखना, अब सिर्फ मैं नाम लिखूंगा ना अपना, जैसे मैं पहले लिखा था जीत के रामनानी, और सबमिट कर दूंगा। तो ये मुझे ये देखें, प्लीज इंक्लूड एंड इन द ईमेल एड्रेस। अब ये बोल रहा है कि लगाओ भाई मेरे, ऐसे आपको सबमिट नहीं कर दूंगा, @gmail.com। ठीक है, ये सबमिट हो जाएगा। अब इसमें एक बग है कि आपका काम जो है ना सिर्फ इससे भी हो जाएगा। आप .com नहीं लगाओ, आपका काम इससे भी हो जाएगा। तो उसी लिए उसकी वजह से हमें सर्वर साइड पे भी वैलिडेशन करनी पड़ती है, ताकि यहाँ से कोई हैकर कोई ऐसा वैसा डेटा ना भेज दे। ठीक है, क्लाइंट साइड से वो डेटा चेंज भी कर सकता है। क्लाइंट साइड से वो डेटा कैसे चेंज कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ उसका। मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और उसकी टाइप जाके यहाँ चेंज कर दी। मैंने टाइप जाके मैंने यहाँ पर कर दी चेंज, यहाँ पर कर दी मैंने टेक्स्ट। यहाँ मैं इसको हटा ही देता हूँ। अगर इसको हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट ही होता है। अब मैं लिखूँ यहाँ पर जीत रामनानी,
मिसाल के तौर पे मैं हैकर हूँ, मैंने सबमिट कर दिया, डेटा मेरे चले गए सर्वर की तरफ। अगर सर्वर पे ये वैलिडेशन नहीं होगी कि यार जो डेटा आ रहा है वो वाकई ईमेल है, तो सर्वर को नुकसान भी पहुंच सकता है। कोई हैकर कोई ऐसा डाटा भेज दे यहाँ से छेड़खानी करके, यहाँ से तो हम छेड़खानी कर सकते हैं ना, हमारे पास पूरा सोर्स कोड आ रहा है, तो हमें सर्वर पे भी वैलिडेशन करनी पड़ती है। मेरा वैलिडेशन हमारा टॉपिक नहीं है, पर मेरे माइंड में था कि चलो आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है, तो ईमेल का आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इस पे नेम के एट्रीब्यूट पे। ठीक है, मैं इसको टेक्स्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे यूजर नेम चाहिए। एंटर यूर यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम ईयर, और इसको मैं नेम का एट्रीब्यूट दूंगा, नेम दे दूंगा यूजर नेम। यूजर नेम मैं ऐसे करके दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। इसके बाद मुझे सबमिट को इससे बाहर निकालना पड़ेगा। सॉरी, सबमिट को मैंने लेबल के अंदर रख दिया है। अब ठीक है, लेबल के अंदर रखने का फायदा क्या है कि सॉरी, मुझे इसका लेबल भी तो बताना पड़ेगा ना। यहाँ पर मुझे इसका लेबल भी बताना पड़ेगा। मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा एंटर यूर यूजर नेम। लेबल भी तो बताना है ना, एंटर यूर यूजर नेम। ठीक है, आपको फोर अब लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने वो उसके अंदर ही लिख दिया, लेबल के अंदर ही लिख दिया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखना वो चमक जाएगा। ये देखें, मेरा काम हो गया उससे भी। ठीक हो गया, ओके। अभी मैं एक और लेबल बनाऊंगा, एक और लेबल बनाऊंगा जिसको मैं दूंगा पासवर्ड। तो मैं नाम दूंगा पासवर्ड, एंटर यूर पासवर्ड। ठीक हो गया, और उसकी टाइप कर दूंगा पासवर्ड। टाइप पासवर्ड क्यों कर रहा हूँ, कौन बताएगा, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है। पासवर्ड टाइप क्यों रख रहा हूँ? ताकि सर वो स्टार्स इसके अंदर आए, इसके अंदर वो लिखा ना हाँ, आए। लिखा हुआ है, जबरदस्त। ओके, यहाँ पर बस मैं जो है लिख दूंगा कि भाई पासवर्ड डालो, ताकि यूजर को पता लगे कि इसके अंदर पासवर्ड डालना है। और नेम में चेंज कर दूंगा। ये नेम बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है भाई। नेम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डेटा आपको आपके सर्वर को भेज रही होती है। ये नेम की जो वैल्यू है, जब आप एक सबमिट पे क्लिक करते हो ना, तो आपकी यही वैल्यू जा रही होती है क्वेरी पैरामीटर्स में के साथ ऐड होके। आप क्वेरी पैरामीटर्स का हमारा टॉपिक है, ठीक है ना, क्वेरी पैरामीटर्स, ये टॉपिक से ये टॉपिक है। ठीक है, तो हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये सर्वर साइड की चीजें, पर आपको ऊपर ऊपर से मैं बताऊंगा, पर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीजें समझ में आएगी। जब हम सर्वर साइड पे पढ़ेंगे तो आपको मसला नहीं होगा। ठीक है, वैसे हमारा टॉपिक नहीं है अभी, पर मैं बता देता हूँ आपको। ठीक हो गया, पासवर्ड की फील्ड हमारी बन चुकी है। अब ये दोनों साथ आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लाइन ब्रेक लगा दूंगा, ब्रेक लाइन, नीचे भी। ठीक हो गया। अच्छा, एक आदत डालें कि सेल्फ क्लोजिंग टैग को बंद भी करें। ठीक है, अभी से आदत डालें, क्योंकि रिएक्ट आपको ऐसे अलाउ नहीं करेगी कि आप जो है अपने टैग्स को ऐसे छोड़ दो, वो एरर मार देगी आपको। तो अभी से जो है आदत जो है वो डाल दो। एचटीएमएल तो आपको माफ कर देगी, बोले यार ठीक है यार, एचटीएमएल तो बहुत ही सॉफ्ट है, पर रिएक्ट बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो आप ये आदत अभी से डाल दो, सेल्फ क्लोजिंग टैग को ऐसे बंद करने की। ठीक हो गया, इसके बाद मैं जो है सबमिट का बटन बना दूंगा। सॉरी, इनपुट इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट कर दूंगा सिंपल इसको। और इस पे मुझे नाम देने की जरूरत नहीं है मेरा। ठीक है, मुझे सिर्फ ये वाला डेटा भेजना है, इस पे नाम देने की जरूरत नहीं है मुझे। अब नेम के पर्पस जो है वो, पहला पर्पस तो ये है कि ये जो है इस पूरे इनपुट फील्ड का एक आइडेंटिफिकेशन है, ऐसा समझिए आप। ये उसका नाम है कि इनपुट फील्ड किसके बारे में है। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम यूजर नेम, कि ये इनपुट फील्ड जो है यूजर नेम मांगने के लिए हमने बनाया है। ठीक है, तो एक तो ये पर्पस है कि ये भाई ये किस काम के लिए यूज कर रहे हो। दूसरा ये है कि सर्वर पे डेटा भेजता है ये। जो आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना, तो जो डेटा जा रहा होगा सर्वर पे, वो इसके थ्रू जा रहा होगा। अभी मैं उसको दिखाने के लिए एक फाइल बनाता हूँ दूसरी, सर्वर डॉट एचटीएमएल के नाम से। मैं सर्वर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो बस ये डमी फाइल है, और यहाँ लिख देता हूँ भाई डेटा रिसीव्ड। ठीक है, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली, डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। अब आप लोग बताएंगे मुझे कि जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो सर्वर पे डेटा कैसे जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑप्शन बटन की तरफ से। जब भी मैं सबमिट पे क्लिक करूं तो मेरा ये वाला पेज खुलना चाहिए, सर्वर डॉट एचटीएमएल। ये समझिए कि ये मेरी सर्वर की फाइल है। अब मैं क्या करूं, जल्दी बताओ। सर इसका पाथ है। एक एक जना बोले, समझ में नहीं आ रहा। जी जी बोले।
सर ये जो फॉर्म का वो टैग है सर, उसमें जो है ना एक्शन डाल के वो server डॉट html का वो एड्रेस देना पड़ेगा। जबरदस्त जबरदस्त एक्शन, और मैं सर्वर डॉट एचटीएमएल लगा दूंगा। अब देखें क्या होता है। मैंने यहाँ डाला जीत कुमार, जीत कुमार। यूजर नेम में कभी भी स्पेस नहीं आता है, ठीक है, ये आप याद रखें। और इंटर जो पासवर्ड कुछ भी डाल दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसको सबमिट कर दिया मैंने। अब देखना, ये देख रहे हो, ये देखो ये पेज तो हमारा खुल गया। ये यहाँ पर नोट करो, यहाँ पर नोट करो, ये देख रहे हो यूजर नेम, ये देख रहे हो पासवर्ड, ये भाई कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ठीक है, मैं कर देता हूँ WD शॉर्ट फॉर्म। और यूजर नेम तो वैसे भी वो मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कैमल केस, मतलब ये इसका पहले वर्ड का जो लेटर है वो स्मॉल होता है, और दूसरे वर्ड का जो लेटर है या उससे जो आगे के वर्ड्स है उनके जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, इसको कहते हैं कैमल केस। ये जावास्क्रिप्ट में बहुत यूज होता है, ठीक है। तो अब देखें, मैं इसको जो है दोबारा खोलता हूँ यहाँ से, और यहाँ से डेटा भेजता हूँ। सबमिट सर किया, ये एक्शन टैब के बगैर होगा? नहीं होगा, एक्शन टेक के लिए बगैर नहीं होगा, होगा फिर उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मथामारी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देखें यूजर नेम, ये यूजर नेम कहाँ मैच हो रहा है, ये यहाँ पर मैच हो रहा है, मेरा नेम की जो वैल्यू है यूजर नेम, ठीक है। और ये पासवर्ड देखें, अभी भी पासवर्ड ये PASSWRD, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी पेज जो है हमारा वो सही से रिफ्रेश नहीं हुआ था, ठीक है। रिफ्रेश करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा। मैं कोई रैंडम डाल देता हूँ यार, ठीक है। ये देखें यार, यूजर नेम ये रहा PWD कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है नेम। तो नेम देखा कितना इंपॉर्टेंट है। और ये सोचो ये हमारा सर्वर है, या आप समझो कि हमारा सर्वर है, इसके बाद डेटा चला गया है और उसने जो है उसको रिसीव कर लिया डेटा, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को कि नेम का एट्रीब्यूट क्यों जरूरी है। सर और अगर हम ये नेम का एट्रीब्यूट ना डाले तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? फिर देख लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ 1 मिनट, देख लेते हैं अभी क्या होता है। सेव किया, इसको उठा के यहाँ रिफ्रेश कर लूंगा, देखते क्या होता है। सबमिट किया, ये देखें सिर्फ पासवर्ड की फील्ड गई है, यूजर नेम गया ही नहीं, यूजर नेम नहीं गया। ये होता है, फिर अगर आप नेम नहीं दोगे तो वो जाएगा ही नहीं। भाई सर्वर पहचानेगा कैसे, सर्वर को क्या पता ये इनपुट फील्ड क्या है, सर्वर को क्या पता ये इनपुट फील्ड क्या है। तो HTML वालों ने बता दिया कि जब भी आपको सबमिट पे क्लिक पे कोई भी डेटा सर्वर को भेजना है तो उसको नाम जरूरी दो भाई मेरे, इसको नाम जरूरी दे, वरना मैं डेटा नहीं भेजूंगा। तो ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ में आगे बढ़ू, ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ू, कोई सवाल हो यही पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन हो यही पूछ लो। ठीक है भाई, ओके हो गया जी। सत्ती अरसलान पूछे पूछे पूछे, सवाल पूछा करें यार, कोई सवाल है आपका अरसलान? ठीक है, तो ये आपको नेम का समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में। ये कि वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है वो देखते हैं। अब वैल्यू एट्रीब्यूट जो है वो क्या है, कौन बताएगा? मैंने लास्ट क्लास में बताया था वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट का काम जो है वो यहाँ पर वैल्यू शो करना है। अगर टेक्स्ट बॉक्स पे आप चाह रहे हो कि बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू अगर यूजर ना डाले तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ यहाँ पर वैल्यू जब पेज लोड हो यहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करते हैं, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पर जीत कुमार, और पासवर्ड में मैं डाल देता हूँ कुछ भी, वो दिखेगा तो वैसे भी नहीं। पर जब मैं सबमिट करूंगा ना, अभी देखना, मैंने रिफ्रेश किया, देखो रिफ्रेश किया, ये देखो डेटा ऑलरेडी फिल होके आ रहा है। इसको सबमिट करूंगा तो आप देखोगे, ये देखो यूजर नेम में जीत कुमार चलेगा, पासवर्ड में उसकी ये वैल्यू चलेगी। तो वैल्यू का देखो काम क्या है, वैल्यू ये जब आप उसके अंदर डालते हो, उस इनपुट फील्ड के अंदर कुछ भी लिखते हो ना आप, ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट लिख के भेजा है, अगर यहाँ पर आप कुछ लिखते हो तो वो वैल्यू जाके इस वैल्यू एट्रीब्यूट के साथ सेव हो जाती है, उस वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू बन जाती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को?
ये बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूं कि वैल्यू, अगर आप एट्रीब्यूट यहाँ पर नहीं लगा रहे हो, अगर आप यहाँ पर एट्रीब्यूट जो है वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हो, तो ये वैल्यू का एट्रीब्यूट यहाँ पर होगा, आपको दिखता नहीं है वो। आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है, अभी मैंने सेव किया इसको और मैं गया इस पे, यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर गया, तो ये वैल्यू में जो डाल रहा हूँ ये जाएगी किधर, ये कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, तो ये जाती है वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। वो आपको दिखाता हूँ वो कैसे है। मैंने लिखा है यहाँ पर जीत कुमार, ये अपडेट नहीं हो रहा बहरहाल। अच्छा, ये अपडेट नहीं हो रहा, अपडेट होने के लिए फिर वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। बहरहाल इसको छोड़ो। बहरहाल ये समझो कि जो भी आप इसके अंदर वैल्यू डालते हो ना, वो जाके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर सेव हो जाती है। जैसे कि ये नेम के अंदर यूजर नेम सेव हुआ है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर यूजर नेम की वैल्यू सेव हुई है, प्लेस होल्डर के अंदर ये एंटर योर यूजर नेम सेव हुआ है। उसी तरह वैल्यू एट्रीब्यूट यहाँ पर खाली पड़ा हुआ होगा, यहाँ पर इस जगह पे खाली पड़ा हुआ होगा, आपको दिखेगा नहीं। आप जैसे ही वैल्यू उसके अंदर डालोगे, जैसे ही उसके अंदर वैल्यू डालोगे, वो जाके यहाँ पर सेव हो जाएगी। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, मुझे आपको दिखाना है कि ये कैसे हो रहा है। मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट में इसको आईडी के थ्रू पकड़ रहे होते हैं। यूजर नेम दे देता हूँ इसको, ठीक है, और क्वेरी सिलेक्टर में जाके मैंने हैश यूजर नेम डॉट वैल्यू, ठीक है, इसका मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ आपको शो कराने के लिए। ठीक है, आप देखना आप। एक मिनट डैशबोर्ड कंसोल डॉट, ये तो फर्स्ट टाइम चल जाएगा। मुझे कंसोल पे दे क्या रहा है, can't read property of null, हाँ इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो कैसे देगा। तो मुझे ये जब भी, या इसमें बहुत लंबा चौड़ा कोड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट लिखने पे आया, नहीं 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 नहीं, काफी लंबा कोड हो जाएगा फिर जो मैं सोच रहा हूँ एड इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा ये वो, क्योंकि ये ऐसे नहीं काम काम करेगा। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया ना, तो ये क्या कर रहा है, जैसे ही पेज लोड हो रहा है इसको वो प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अभी वैल्यू में तो कुछ है नहीं, तो वो नल दिखा रहा है, वैल्यू क्या है, खाली है। अभी देखना, मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी है, ठीक है, अभी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अभी ये एरर दे रहा है, कहाँ पे एरर दे रहा है ये, अभी तो एरर नहीं देना चाहिए इसको। अभी तो एरर नहीं देना चाहिए, यहाँ पर आईडी क्या है, अच्छा आईडी पे मैंने गलत दिया हुआ है, हाँ ये आईडी का नाम जो है वो गलत दिया हुआ था। ये देखिए जीत आ गया, ठीक है, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पेज लोड होने पे चल रहा है अभी, तो अगर वो दिखाना है मुझे तो उस पर काफी लंबा चौड़ा कोड हो जाएगा, तो वो हमारा पर्पस नहीं है। बहरहाल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी आप इनपुट फील्ड के अंदर लिखते हो ना, जो भी आप लिखते हो इनपुट फील्ड के अंदर, वो जाता किधर है, वो जाता है उसके अंदर, उसके अपना क्या नाम है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। मैंने यहाँ जीत कुमार लिखा, तो वो जाके सेव हो जाएगा इसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, भले वो यहाँ पर आप नहीं लिखो, वो यहाँ पर आप नहीं लिखो, पर ये इसके साथ अटैच होता है। सारे एट्रीब्यूट अटैच होते हैं, हमें हमें दिखते नहीं है, फिर हम बाद में इसको यूज करके इसको ओवरराइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वैल्यू का समझ में आ गया, वैल्यू और नेम, सॉरी वैल्यू समझ में आ गया, वैल्यू एट्रीब्यूट का क्या काम है। किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक पूछ लो जल्दी, फिर हम आगे बढ़े।
मोहसिन आपका कोई सवाल है? सबको समझ में आ गया वैल्यू एट्रीब्यूट क्या होता है? जो भी आप इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू लिखते हो वो जाके उसमें सेव हो जाती है। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये प्लेस होल्डर की वैल्यू है। उसी तरह वैल्यू की वैल्यू क्या है जो आप उस इनपुट फील्ड के अंदर लिखते हो। तो वो जावास्क्रिप्ट आएगी ना, तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां यूज होता है इसका डोम के अंदर वैल्यू का। ओके, अब सर जो जी जी सर वो पूछना ये था कि वो जब पासवर्ड को हमने यहाँ से तो सर वो शो नहीं करवाया, लेकिन जब वो सबमिट किया है तो सर ऊपर शो हो रहा था, वहां वो पर भी आगे इसको आगे नहीं, वो एन्क्रिप्ट कर आगे सकते है हैं। हमारा टॉपिक। वो आगे हमारा है टॉपिक, वो आगे है। मैं समझाता हूँ, वो मेथड्स उसमें आता है। मेथड के टॉपिक के अंदर है। ये देख रहा हूँ, मेथड एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज, ये इसमें पढ़ेंगे बहरहाल। अब ये टॉपिक है हमारा नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट्स, इंपॉर्टेंस एंड रिलेशन। मतलब नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट, ये जो दो एट्रीब्यूट हम यूज कर रहे हैं, एक ये नेम और ये वैल्यू, इनके बीच में कनेक्शन है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, कनेक्शन है। मैंने लिख दिया यहाँ पर जीत कुमार वैल्यू में, और उसके नेम की वैल्यू क्या है, वो यूजर नेम है, वैल्यू की वैल्यू जीत कुमार है। ठीक है, पासवर्ड के अंदर भी वैल्यू दे देता हूँ मैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 दे देता हूँ। ठीक है, अभी आप नोट करना, कि ये ऑलरेडी फिल हो किया है। जैसे सबमिट करूंगा तो देखना कि नेम की फील्ड और फिर उसकी वैल्यू, जो मैंने वहां पर वैल्यू दी थी यूजर नेम वाले नेम के इनपुट के अंदर, वो वैल्यू उसके साथ अटैच हुई भी है। वो वैल्यू उसके साथ अटैच हुई भी है। यूजर नेम के साथ जीत कुमार अटैच हुआ हुआ है, पासवर्ड के साथ 1 2 3 4 5 अटैच हुआ हुआ है। तो ये नेम और वैल्यू दोनों साथ काम करते हैं। ठीक है, यही डेटा भेज रहे होते हैं, नेम, ठीक है, और वैल्यू। ठीक है, यूजर नेम ये जीत कुमार ऐसे जा रहे होते हैं, यूजर नेम इज इक्वल टू जीत कुमार, पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4। उनकी वैल्यूज इस आपस में मिलके काम कर रही होती है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को? इनका कनेक्शन दोनों का। तो थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कोई कंफ्यूजन है अभी? जी सर है। कहाँ पे थोड़ा सर बताओ। सर कंफ्यूजन इसका है ना, आपने जो वैल्यू में सर दी थी जीत कुमार, सही है सर। हाँ उधर हाँ, जो है ना, हम जाके यूजर नेम में अगर कोई और नाम लिखते तो ऊपर जो है ना हमें जीत कुमार ही दिखाई देगा, यानी वो वाला नहीं जो नहीं, वैल्यू जीत था। कुमार नहीं, वो वाली वैल्यू दिखाई देगी। वो तो मैं बाय डिफॉल्ट दे रहा हूँ ना, कि अगर यूजर ना दे तो बाय डिफॉल्ट वो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हो। अगर आप उस पर अपनी वैल्यू लिख दोगे तो वो ओवरराइट हो जाएगी। ओवरराइट का क्या मतलब, उसके ऊपर वैल्यू आ जाएगी, वो चेंज होगी, वो हो जाएगी। अभी देखते हैं वो आपकी। ठीक है, इसको मैंने किया रिफ्रेश, तो ये डेटा मेरा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर उसका ऑलरेडी बता दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हटा के कपिल देव कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने किया सबमिट, तो आप देखोगे नेम ये कपिल देव हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कपिल देव हो गई। और पासवर्ड की तो वैल्यू वही है, क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया। तो आप चेंज करोगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट का क्या मतलब है, उसको चेंज करके वो खुद, मतलब उसकी जगह पे वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? सारे बोलो ना, पता तो चले। जी सर आ रहा खिजरा, हमजा सईद, साद निजामानी, जी सर। हसन जी बशीर, सर आ रहा है। अरसलान। खिजरा आपको समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट सर। टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचटीएमएल फॉर्म यूजिंग नेम एट्रीब्यूट टू द सर्वर। ये हमने देख लिया है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि डेटा सर्वर की तरफ जा कैसे रहा है। वो हमने देख लिया, ऐसे ऐसे जा रहा होता है। ठीक है, ऐसे जा रहा होता है कि यूजर नेम के साथ उसकी वैल्यू, फिर पासवर्ड के साथ उसकी वैल्यू, मतलब जो भी हमने वो नेम की फील्ड दी होगी उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू जा रही होती है। ठीक है, तो नेम और वैल्यू दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मेथड्स पे। मेथड्स एंड देयर वैल्यूज, मतलब मेथड का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर, यहाँ पर इस जगह पे मेथड। अब ये मेथड क्या होता है, अगर आप मेथड कुछ भी नहीं दो ना। अब सबसे पहले ये समझो, ये मेथड है क्या चीज, ठीक है, फिर बाद में बताता हूँ कि मेथड की वैल्यू क्या है। ठीक है, मेथड क्या है, ये एचटीटीपी के मेथड्स हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एचटीटीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या, ये
जो प्रोटोकॉल है किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है कंप्यूटर और सॉरी क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है, सेट ऑफ रूल्स, कि भाई काम कैसे करना चाहिए आपको, वो प्रोटोकॉल डिसाइड करता है। तो HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए, कि यहाँ से डेटा जो जा रहा है, यहाँ से जो डेटा मैं भेज रहा हूं, तो वो जाएगा कैसे, उसके लिए हम वो मेथड बताते हैं। वो मेथड का एट्रीब्यूट हमारे लिए काम आता है। वो मेथड का एट्रीब्यूट क्या करता है, वो HTTP रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था आपको शुरुआती लेसन्स में, लेक्चर्स में, कि अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए सर्वर से तो आप रिक्वेस्ट मारोगे इसको। तो वो रिक्वेस्ट कौन सी होती है, वो HTTP रिक्वेस्ट होती है, क्योंकि हम प्रोटोकॉल ही HTTP यूज करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सबमिट कर रहा हूँ तो कि HTTP रिक्वेस्ट बन के जा रही है सर्वर की तरफ। क्या हो रहा है, एक HTTP रिक्वेस्ट बन के जा रही होती है सर्वर की तरफ, तभी जाके हमारा काम होता है। सर्वर उसको लेता है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग उसका रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात है, ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक, ठीक है। सबमिट पे जो रिक्वेस्ट जा रही होती है वो एक HTTP रिक्वेस्ट होती है। तो HTTP के अंदर 4 मेथड्स होते हैं रिक्वेस्ट करने के। ठीक है, एक होता है ना, तरीकेकार होता है रिक्वेस्ट करूं कैसे। भाई आपको किसी से बात करनी है तो बात करने का एक तरीका होता है। आप अपने दोस्तों से अलग तरीके से बात करते हो, टीचर से अलग तरीके से बात करते हो, पेरेंट्स से अलग तरीके से बात करते हो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे कि दोस्तों के साथ बैठे हो, गप्पे शप्पे मार रहे हो, अरे यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप अपने माँ बाप के साथ ऐसे तो बात नहीं करोगे ना। तो उसी तरह क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तरीकेकार होते हैं। ठीक है, उसमें से गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ये 4 मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गेट का क्या मतलब होता है, गेट का नाम से ही जाहिर है कि भाई जो हमें डेटा, हम डेटा मांग रहे हैं सर्वर से, हम क्या करें, डेटा मांग रहे हैं उससे। गेट की रिक्वेस्ट मतलब भेज रहे हैं सर्वर को। ये HTTP के मेथड से तरीके कार है रिक्वेस्ट करने के सर्वर को, कि सर्वर से रिक्वेस्ट हम करें क्या। एक तरीके कार हमें HTTP ने दे दिया कि भैया ये 4 मेथड्स हैं, या इसके और भी होते हैं 8 9 10 है मेरे ख्याल से, पर ये 4 बहुत ज्यादा यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट। गेट का काम क्या होता है कि डेटा मांगना, कि डेटा मुझे दो। पोस्ट का काम क्या होता है, डेटा आप भेज रहे हो सर्वर को। ठीक है, हम जो यहाँ से यूजर ने पासवर्ड भेज रहे हैं ना, वो डेटा ही भेज रहे हैं सर्वर को, तो हम करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। कोई डेटा मांगना उसके लिए हम यूज करते हैं गेट रिक्वेस्ट। अब कोई चीज आपको अपडेट करनी है, जैसे फेसबुक पे आप जाते हो, आप अपनी पोस्ट डालते हो। ठीक है, पोस्ट डालते हो तो पोस्ट क्रिएट करते हो, तो क्या होता है, वो पोस्ट रिक्वेस्ट जारी होती है फेसबुक के सर्वर पे। पोस्ट रिक्वेस्ट जारी होती है फेसबुक के सर्वर। पोस्ट क्या एक मेथड है HTTP का। ठीक है, वो क्या होती है, डेटा लेके जाती है सर्वर पे, वहां जाके सेव कर देती है, फिर आपको रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, पुट, पुट का क्या मतलब है, आप अपडेट करना चाह रहे हो, आपको पोस्ट में कुछ अपडेट करना है, तो आप क्या करोगे, एडिट करोगे, उसको अपडेट करोगे, तो वो रिक्वेस्ट मारता है। फिर वो जो एडिट बटन है उस पर क्लिक करने पर रिक्वेस्ट मारता है पुट की या पेज की। ठीक है, पुट और पुश दोनों अपडेट के लिए यूज होते हैं, पर अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सर्वर साइड की काम है। ठीक है, आप समझो कि ये मेथड्स होते हैं। और डिलीट एक मेथड होता है। डिलीट का काम क्या होता है कि भाई नाम से जाहिर है, कोई रिसोर्स सर्वर पे जाके डिलीट करना है आपको, आपने प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पे अपलोड की, अब आपको डिलीट करनी है वो, तो आप डिलीट का बटन दबाते हो। डिलीट के बटन पे क्लिक करने पे वो रिक्वेस्ट जारी होती है डिलीट की। तो मेथड्स हम बताते हैं कि भाई आपको जो है रिक्वेस्ट क्या माननी है। तो यहाँ पर अगर आप मेथड नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो गेट की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो गेट की रिक्वेस्ट होती है। ठीक है, अगर मेथड आप लिखो, मेथड, मेथड इज इक्वल टू गेट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो गेट की रिक्वेस्ट होती है। अब गेट की रिक्वेस्ट के में आप जो है अपना पासवर्ड और यूजर नेम नहीं भेजते हो। क्या, मैंने क्या कहा कि गेट की रिक्वेस्ट में आप अपना पासवर्ड या ऐसी कोई चीजें नहीं भेजते हो जिसमें आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है भाई, ये URL के साथ ही आपका यूजर नेम वो पासवर्ड दिखा रहा है। वो जैसे भाई ने बात की ना अभी, एक भाई ने सवाल पूछा था कि पासवर्ड तो हमने वहां छुपा दिया, तो यहाँ पर कैसे शो हो रहा है, तो इसको कैसे हम करेंगे। तो भाई उसके लिए हम करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। इस काम के लिए हम यूज करेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट। अगर कोई डेटा हमें सर्वर से मांगना होता है, तो मांगने के लिए जैसे कि गूगल की आपको दिखाता हूँ मैं, मिसाल के तौर पे google.com में खोलता हूँ। गूगल भी, यहाँ पर मैंने लिखा कभी, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है, जीत कुमार रामनानी। ओके, आप यहाँ नोट करो, ये देख रहे हो मेरा एड्रेस यही पे शो हो गया। तो ये क्या है, गूगल ने गेट की रिक्वेस्ट मारी है। अभी इसको प्रूफ देता हूँ मैं आपको वो कैसे।
मैं गया नेटवर्क टैब में, नेटवर्क टैब में गया, इसको दोबारा रिक्वेस्ट मानता हूँ मैं ताकि शो। ठीक है, ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है गूगल के सर्वर पे, देख रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट देखिए, ये देख गेट गेट लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हो, रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट मेथड रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू गेट। ठीक है, तो अगर कोई डेटा आपको ऐसा मतलब सर्वर के पे भेजना है जो सेंसिटिव ना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप गेट की रिक्वेस्ट भेजते हो। कोई सेंसिटिव डेटा है जो आप यूआरएल के साथ दिखाना नहीं चाहते हो, तो वो उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ किया पोस्ट पोस्ट किया। अब आप देखना, अब आप देखोगे यार, ये इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज कहाँ से आ रही है, क्योंकि हमने वहां वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है। मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये देखें, ये देखें, देख रहा है आपको, वो डेटा मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा। इस पे सबमिट करने पे मुझे वो जो पहले डेटा आ रहा था ना, यहाँ पर शो हो रहा था ऐसे ऐसे करके, लाइक दिस, ऐसे शो हो रहा था मुझे, ऐसे शो हो रहा था, वो अब मुझे शो नहीं हो रहा। ठीक है, आप गूगल पे साइन इन करते हो तो आपका डेटा ऐसे यूआरएल में थोड़ी जा रहा होता है। तो गूगल ने वहां क्या यूज किया हुआ, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज की हुई है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट क्या है, ये मेथड क्या है, ये HTTP जो हमारा HTTP है ना प्रोटोकॉल, उसके ये मेथड्स हैं। ठीक है, मतलब आपको सर्वर से बात कैसे करनी है। तो ये समझ में आया आपको, गेट और पोस्ट समझ में आ गया, जल्दी बताओ, गेट और पोस्ट समझ में आ गया आप लोगों को, कि गेट में जो है आप सेंसिटिव डेटा नहीं भेजोगे, क्योंकि वो डेटा यूआरएल के साथ अटैच होके जाता है। यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है ना, इस लिंक को ही हम यूआरएल कहते हैं, इस लिंक को ही हम यूआरएल कहते हैं। ठीक है ना, ये लिंक क्या है, यूआरएल है। तो यूआरएल के साथ ये अटैच होके जा रहा है, ये अटैच होके जा रहा है। तो ये गेट की रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट नहीं है। अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट होती तो मैं ये यूआरएल के साथ नहीं जाता, ये जाता HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है ना, कहाँ पे जाता है ये। अब HTTP क्या है, वो एक रिक्वेस्ट मारता है, तो रिक्वेस्ट के अंदर उसका एक हेडर होता है, एक सर होता है, एक बॉडी होती है। क्या होता है, एक सर होता है, जब भी वो रिक्वेस्ट मारता है तो डेटा कैसे भेजता है वो, एक उसका हेडर होता है, एक उसकी बॉडी होती है। मुझे पता है आप लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि सर्वर साइड की कॉन्सेप्ट है, पर मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो, इसलिए मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि जब भी आप रिक्वेस्ट मारते हो ना, तो क्या करता है ये, एक पूरा पैकेट बना के भेजता है सर्वर की साइड पे डेटा का। तो एक उसके उस पैकेट पे एक सर होता है, एक बॉडी होती है। सर को हम कहते हैं हेडर, बॉडी को हम बॉडी बोलते हैं। तो हेडर में हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भेजते हैं। ठीक है, सेंसिटिव नहीं मतलब वो ऑथराइजेशन वगैरह की, कि मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, आपको याद होगा कि HTTP एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो भूल जाता है। आपने रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर ने सुनी, बस वो भूल गया कि आप कौन हो। जैसे कि फेसबुक पे मैंने आपको दिखाया था ना कि आप लॉगिन होते हो, आप दूसरे पेज पे भी जाते हो तब भी आप लॉगिन होते हो। तो वो कैसे जान लेता है, क्योंकि उसके हेडर में आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उस HTTP रिक्वेस्ट के हेडर में आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब आप पोस्ट की रिक्वेस्ट करते हो तो वो जो HTTP रिक्वेस्ट है ना, उसकी बॉडी में होके जाता है वो डेटा। ठीक है, उसकी बॉडी में होके जाता है डेटा। मुझे पता है ये कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, ठीक है, तो इस पे आप परेशान नहीं हो, जब हम सर्वर पे आएंगे तो ये इसको और विस्तार में देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बातें, क्लियर होगी तो एक थम्स अप दे दो, मुझे समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्लियर होगी ये सारे, जो भी सुन रहे हैं। फिर 5 बंदों को समझ में आई ये बातें। ठीक है, तो ये जो है रिक्वेस्ट मैंने बता दिया, ये जो मेथड्स हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स, ठीक है, एक मिनट। अब क्वेरी पैरामीटर क्या है, क्वेरी पैरामीटर हम सर्वर को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, वो सर्वर को हम बताते हैं। तो जो आप अभी देख रहे थे ना गूगल के अंदर, मैंने लिखा जीत कुमार रामनानी, जीत कुमार रामनानी, और ये देखें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ये क्या है, सर्च लिंक के। गूगल ने क्या किया होगा, इस सर्च को अपने एक्शन में रखा होगा। गूगल ने क्या किया होगा, इस सर्च को अपने एक्शन में रखा होगा। ठीक है, फिर जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो इस क्वेरी पैरामीटर के अंदर वो जाती है। ये क्वेरी पैरामीटर क्या है, ये सर्वर को बता रहा है
कि मुझे डेटा किस तरीके का चाहिए। क्वेरी पैरामीटर क्या करता है, वो बताता है सर्वर को कि भाई डेटा मुझे चाहिए कैसा। ठीक है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उस पे वेदर का, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, तो उसमें तो बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अ, ठीक है, ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, मैंने यहाँ लाहौर लिखा, तो आप देखोगे लाहौर का ये मुझे वेदर बताएगा, लाहौर का वेदर बताएगा। अभी क्या है, मैं सर्वर से डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स भेज के उससे इंफॉर्मेशन निकलवा रहा हूँ मैं। कराची लिखा तो कराची का डेटा देगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ये क्वेरी पैरामीटर्स की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि सर्वर को मैं फरमाइश कर रहा हूँ कि मुझे इसका डेटा दो, इसका डेटा दो, इसका डेटा दो। ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं गया नेटवर्क पे और उस पर क्लिक किया, तो ये मैं आपको अभी आप दिखाने वाला हूँ एपीआई, जो हम एपीआई यूज करते हैं ना, एपीआई वो दिखाने वाला हूँ मैं आपको। मैंने लिखा हैदराबाद, अब यहाँ नोट करना, यहाँ नोट करना है इस जगह पे। जैसे ही सर्च करूंगा, ये देखिए एपीआई पे रिक्वेस्ट गई, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कॉपी किया, कॉपी लिंक एड्रेस, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी देखो, ये देख रहे हो, दिस इज एपीआई। ये क्या है, ये एक एपीआई है। ठीक है, ये एक एपीआई किसकी, ओपन वेदर मैप डॉट org वेबसाइट की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज नोट करो कि कुछ, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसके बाद एक क्यू नाम का एक पैरामीटर दिया हुआ है, उसकी वैल्यू क्या रखी हुई है, उसकी वैल्यू हैदराबाद रखी हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई यार मैं मुझे कराची का चाहिए, तो मैं कराची लिखूंगा, तो देखना कराची का डेटा मेरे पास आ गई, तो कराची का डेटा आ गई, ये कराची लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा भाई मुंबई, मुंबई, तो ये देखो मुंबई का डेटा आ गया मेरे पास। तो क्वेरी पैरामीटर क्या करते हैं, ये समझो कि फरमाइश कर रहे हैं सर्वर से कि मुझे इसका डेटा चाहिए, इसका डेटा चाहिए, तो क्वेरी पैरामीटर ऐसे लेके जाते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू लगा के क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एक क्यू। ठीक है, क्यू कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है, क्यू, उसके बाद ये देखें क्यू इज इक्वल टू मुंबई, इसके बाद ये n% का साइन है, फिर और आप उसके पैरामीटर्स बता दो कि इसकी ये क्या है, एपीआई की है। अगर आपको ये यूज करना है तो आपको एक एपीआई की चाहिए होगी, तो एपीआई की मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो उसी तरह और भी पैरामीटर्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह और भी पैरामीटर होंगे भाई के n% का साइन लगा के मुझे और पैरामीटर लगाने, जैसे कि कंट्री, मिसाल के तौर पे कंट्री कोई पैरामीटर इसमें एपीआई के अंदर होगा। ठीक है, कंट्री इज इक्वल टू इंडिया कर दिया, ये चलेगा नहीं, मुझे पता है कोई ऐसा कोई है नहीं इसके पास। ठीक है, हाँ चल गया देख रहे हो, चल गया, कंट्री मैंने इंडिया लगाया, इसने कोई एरर नहीं दिया, एरर नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि ये मैंने सही लिखा है इसका पैरामीटर। अगर इसको मैं लिख कर दूं ये INDIA ये फिर भी मुझे आउटपुट दे रहा है इसका। तो यहाँ पर एरर आना चाहिए क्योंकि मैं गलत पैरामीटर दे रहा हूँ। ये ऐसा कोई पैरामीटर इनकी एपीआई में मेरे ख्याल से नहीं है। ठीक है, तो जो एपीआई बनाते हैं वो अपने पैरामीटर्स खुद डिसाइड करते हैं, जैसे कि ये क्यू का एक पैरामीटर दे दिया है, एक एपीआईडी का पैरामीटर दे दिया, उसी तरह बहुत सारे ढेरों पैरामीटर होते हैं। ठीक है, अब जैसे गूगल पे आता हूँ, मैंने लिखा जीत कुमार आमनी, आप नोट करो इतने सारे पैरामीटर यूज करते हैं कि आपकी सोच है। ये देखो क्वेरी, ये देखो क्वेश्चन मार्क के बाद, देखो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी आज चीजें आ रही है वो पैरामीटर कहलाती है। क्यू इज इक्वल टू जीत कुमार आमनी, इसके बाद n% साइन किया, इसके बाद देखें ये एक और पैरामीटर, ये एक और पैरामीटर, फिर इसके बाद इक्वल का साइन, उसकी वैल्यू, फिर देखें 8% का साइन, उसके बाद एक और पैरामीटर। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भेजते हैं सर्वर को, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपकी सर्वर को भेजते हैं कि आप हो कौन, रिक्वेस्ट करने वाला है कौन, सर्वर को बताते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो। हाँ भाई, थक तो नहीं गए, दिमाग ओवरलोड तो नहीं हो गया इस इंफॉर्मेशन से। जी, यस सर। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेरी पैरामीटर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ द सर्वर गेट्स डेटा फ्रॉम द क्लाइंट टू प्रोसेस, कि डेटा आप सर्वर को देते कैसे हो। ठीक है, डेटा आप सर्वर को देते कैसे हो, टेक्स्ट और एचटीएमएल। तो मैंने सबमिट किया तो डेटा ऐसे जा रहा होता है, एचटीटीपी के मेथड्स यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, एचटीटीपी के मेथड्स यूज हो रहे होते हैं, गेट यूज करोगे तो वो लिंक के साथ जाएगा, उसके उसके अंदर फिर क्वेरी पैरामीटर्स भी होते हैं। ठीक है, क्वेरी पैरामीटर भी होते हैं उसके साथ। ये पता नहीं क्यों बंद हो गया, एक मिनट, इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं सबमिट किया,
ये क्या मसला है? सर्वर की फाइल डिलीट हो गई है क्या, या एक्शन पे कोई गड़बड़ हुई हुई कि वो फाइल लोड नहीं कर पा रहा है? सर्वर डॉट एचटीएमएल सही तो लिखा हुआ है, सर्वर डॉट एचटीएमएल सबमिट किया, ये देखो जा तो रहा है डेटा। अच्छा एक मिनट, शायद पोस्ट की वजह से मसला कर रहा होगा, करना तो नहीं चाहिए था, गेट पे तो काम कर रहा था ये। तो रिफ्रेश किया, ये देखो, ये देख रहे हो क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो क्वेरी पैरामीटर के थ्रू आपका डेटा जा रहा होता है, ठीक है। यूजर नेम इज इक्वल टू जीत कुमार, ये सर्वर के पास जाएगा, सर्वर आपको उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। उसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, वो भी दिखा देता हूँ। ये सबमिट डॉट एचटीएमएल, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने इस पे, लाइव पे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैंने छोटा सा आप लोगों के लिए बनाया है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ये देख रहे हो, इसके अंदर सबमिट डॉट एचटीएमएल की एक फाइल बनाई हुई है, ठीक है। अभी ये क्लास पे मत जाओ, ये टेलमेंट सीएसएस मैंने यहाँ पर यूज की हुई है, ठीक है, इस पे मत जाओ। ये चीज देखो, एक्शन, एक्शन पे क्या दिया मैंने, प्रोसेस डॉट एचटीएमएल दिया हुआ है कि जैसे ही क्लिक करो तो प्रोसेस डॉट एचटीएमएल में जो भी डेटा सबमिट कर रहा हूँ वो चले जाए, ठीक है। प्रोसेस डॉट एचटीएमएल का कोड आप देख लो, ये सारा कोड है प्रोसेस डॉट एचटीएमएल का, ठीक है। इसमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है क्योंकि वो मुझे यूआरएल से वो पैरामीटर निकालने थे, इस वजह से मैंने उसको यूज किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा जीत कुमार, जीत कुमार, और यहाँ पर लिखूंगा अपनी ईमेल, और जैसे रजिस्टर करूंगा आप देखना कि ये देखो आ गया रजिस्ट्रेशन रिजल्ट, यूजर नेम जीत कुमार, जीत के रामनानी @gmail.com, जो भी मैंने यहाँ पर दिए हुए थे पैरामीटर, मैंने क्या किया, सोचो कि ये मेरा सर्वर है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। ये फाइल जो क्या है, प्रोसेस डॉट एचटीएमएल की फाइल क्या है, मेरा सर्वर है। ये किसकी, कौन सी फाइल खोली हुई मैंने, प्रोसेस डॉट एचटीएमएल, ये देखो की फाइल खोली हुई है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डेटा आया, क्वेरी पैरामीटर, जरा क्वेरी पैरामीटर, ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है। उसके बाद ये यूजर नेम आया मेरे पास, यूजर नेम में क्या लिखा हुआ है, जीत कुमार लिखा हुआ है, ठीक है। और ईमेल पे क्या लिखा हुआ है, जीत के रमना लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं, यहाँ लिख दूं जीत के रामनानी, आप नीचे देखना कि वो भी चेंज हो जाएगा, ये देखो ये भी चेंज हो गया। तो ये डिपेंड किस पे, इसकी वैल्यू पे, यूजर नेम की वैल्यू पे, ठीक है। ये डिपेंड इस पे, जो भी क्वेरी पैरामीटर पे आप डेटा भेजोगे वो जाके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बनाया था, इसमें थोड़ी जावास्क्रिप्ट यूज की क्योंकि मुझे वो पैरामीटर्स निकालने थे उसकी यूआरएल में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये चीज समझ में आई, क्वेरी पैरामीटर्स वगैरह है भी तो नहीं हो गया ये कॉन्सेप्ट सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा ये। क्योंकि सर्वर की बात है ना, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर यह है कि मुझे था कि आप लोगों को बताऊं, जब आप सर्वर पे आओगे तो आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। पर थोड़ा बहुत जो है आपको नो आओ तो हो गई होगी इन चीजों की कि बैकएंड पे काम कैसे हो रहा होता है, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसका काम खत्म हो चुका है। अब आते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ठीक है। ये यहाँ तक हमारी सारी कहानी सर्वर की थी, ठीक है, कि डेटा जाता कैसे आता कैसे, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे लेआउट्स के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्यादातर इसी का ही यूज कर रहे होगे अपने प्रोजेक्ट्स में, लेआउट के एलिमेंट्स का, जिसको हम कहते हैं टेल, स्पेन, हेडर, फुटर वगैरह वगैरह, ठीक है, उसको समझते हैं। इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसका काम नहीं है, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ये कोड तो आपको दिख रहा है ना, मैंने थोड़ा जूम आउट किया हुआ है, कोड देखने में परेशानी तो नहीं है आप लोगों को? अगर परेशानी हो रही तो मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं। और सर तो सही है। ठीक है, अब लेआउट क्या चीज होती है सबसे पहले वो समझते हैं। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, पर अगर इसको रिपीट कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये साइड है, ठीक है, छोटी सी प्रोजेक्ट है मेरा, ठीक है। और इस पे आपको काफी चीजें दिख रही होगी कि ये हेडर बना हुआ है, इसके अंदर एक नेम बार बना हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बने हुए हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अपनी अपनी जगह पे कैसे, कि ये वाला सेक्शन इस जगह पे कैसे आया,
ये जीत के रामनानी ये लिखा हुआ है वो इस तरफ कैसे आया, या ये जो अरेंजमेंट इनकी कैसे हुई है कि ये एक पूरा एक डब्बा बना हुआ है, ये एक साइड हुआ है, ये पिक्चर एक साइड हुई है, ये इसके साथ क्यों नहीं मिल रहा। ठीक है, समझ में आ रही बात है कि ये पिक्चर इस तरफ कैसे जा रही है और ये सारा जो यहाँ पर लिखा हुआ मवाद ये इस तरफ कैसे जा रहा है। ठीक है, उसी तरह ये देख रहे हो आप ये कैसे अरेंजमेंट हुई हुई इनकी। तो इस अरेंजमेंट को ही हम लेआउट कहते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, हमें कौन सी चीज कहाँ पर रखनी है, इसी को ही हम लेआउट कहते हैं, लेआउट बनाना। ठीक है, अब इसके बाद है कि लेआउट बनाने के लिए हम एलिमेंट्स कौन से यूज करते हैं, टैग्स कौन से यूज करते हैं लेआउट बनाने के लिए। आखिर लेआउट बनाने के लिए तो कोई टैग्स होंगे ना, जैसे कि एंकर टैग, लिंक, एंकर टैग जो है वो लिंक बनाने के लिए यूज होता है, आईएमजी का टैग जो इमेज के लिए यूज होता है, उसी तरह लेआउट के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं div एलिमेंट। div एलिमेंट नाम से ही जाहिर है इसको कहते हैं, फुल फॉर्म है इसकी डिवीजन। ये आपको एक सेक्शन बना के देता है। div एलिमेंट खुद में कुछ भी नहीं है, अगर आप इसको देखोगे ना आउटपुट में देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। मुझे दोबारा इसको रन करना पड़ेगा, मुझे इसको दोबारा रन करना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे दे, वो लाइव कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो div मैंने बनाया, मैंने एक div बनाया पर आपको दिख नहीं रहा क्योंकि div खुद में कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा ही है, खाली डब्बा है। ठीक है, इसके अंदर जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो शो नहीं करेगा, एक खाली डब्बा है। देखिए आ गया जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक खाली डब्बा, ये किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है ग्रुपिंग के लिए, एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। ठीक है, ये एज अ कंटेनर हम यूज कर रहे होते हैं अपनी लेआउट को बनाने के लिए। मैं आपको गूगल के पेज पे लेके चलता हूँ। ठीक है, गूगल पे पेज पे आप देख रहे हो कि ये एक पूरा एक कंटेनर है। इसको देखने के लिए मैं इस पे बॉर्डर लगा देता हूँ। ये क्या करता हूँ, इस पे आता हूँ और जो है स्टेरिक पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड सॉरी बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब आप देखो, इसको हमने किया कट, ये देख रहे हो कितने सारे डब्बे बने हुए, देख रहे हो आप ये सारे डब्बे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि HTML का जो एलिमेंट होता है खुद में एक डब्बा ही होता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। फिर आप उसको शेप देते हो CSS के थ्रू। ठीक है, तो div क्या है, खुद में एक डब्बा है, एक खाली डब्बा है। जब तक इसके अंदर कुछ लिखते नहीं हो तब तक वो आपको कुछ शो नहीं करेगा। तो क्या है, खाली डब्बा है, देखो आपने कुछ लिखा नहीं तो कुछ शो नहीं कर रहा। अगर मैं इसकी इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊं और उसके एलिमेंट्स पे जाऊं तो आपको यहाँ पर वो दिख रहा होगा, यहाँ पर वो पड़ा हुआ है। अगर इस पे मैं हवर भी करूं तो आपको दिख रहा है कि यार यहाँ div है, वो आपको यहाँ पर शो भी कर रहा है। ठीक है, तो जब तक आप कुछ लिखोगे नहीं तब तक वो आपको कुछ शो नहीं करेगा आउटपुट पे। अब मैंने लिख दिया तो ये देखो आ गया इसके अंदर, यहाँ पर मुझे वो शो कर रहा है। तो ये किस लिए यूज होता है, ये ग्रुपिंग के लिए यूज होता है। ग्रुपिंग क्या, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने अंदर समाने के लिए यूज करते हैं इसको। ठीक है, अभी क्या करता हूँ, मुझे एक नेव बार बनाना है, मुझे एक नेव बार बनाना है। नेव बार का क्या मतलब है, 1 मिनट इसको बंद करता हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है नेव बार क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। नेविगेशन बार किसको कहते हैं, सर नेव बार हम जनरली इसको कहते हैं, जिस तरह मतलब हमारे सारे वेबसाइट होते हैं उस पे ऊपर लिखा होता है सर वो होम और कॉन्टेक्ट, सर इसको हम कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हो। तो मैं इसको सिंपल एग्जांपल दी, ये बहुत बड़ा पेज है तो मैं इसकी सिंपल एग्जांपल कर लेता हूँ जो मैंने पोर्टफोलियो है, सिंपल ही है, इसी को देख लेते हैं एग्जांपल के लिए। देख रहे हो, इसको हम कहते हैं नेव बार, इसको हम कहते हैं नेविगेशन। नेविगेशन बार का क्या मतलब है कि आपको ये डिफरेंट पेजेस पे, उस वेबसाइट पे डिफरेंट पेजेस पे आपको विजिट करने में मदद करता है, उसको नेविगेट करने में मदद करता है, उसको राउट करने में मदद, मतलब 3-4 नाम है इसके, नेविगेट करना, राउटिंग करना। ठीक है, नेव बार, ये सारे नाम है इसके। तो ये एक नेव बार बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा ही कुछ क्रिएट करता हूँ। इसके लिए थोड़ी सी CSS यूज करूंगा तो परेशान नहीं होना। मुझे आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझाना है डिव का, डिव क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर डिव बनाया और मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले
इसको क्लास दे देता हूँ, क्लास इसको मैं दे देता हूँ लोगों की, ठीक है, और एक पेरेंट कंटेनर बना लेता हूँ, ठीक है। अभी आप परेशान नहीं, मैं समझाता हूँ ये सारी चीजें, ये मैं करके आ रहा हूँ। क्लास पेरेंट कंटेनर, पेरेंट कंटेनर, इसमें लोगो अपना नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, नेविगेशन बार चाहिए, तो मैं यूज करूंगा li*4, ये 4 LIs बन के आ गई। होम, अबाउट, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पेरेंट कंटेनर बनाया है। पेरेंट कंटेनर क्यों कह रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि मैं ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर रख रहा हूँ। इसको एक पेरेंट कंटेनर मैंने मान लिया है, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें थोड़ी सी CSS लगा देता हूँ, मैं इनलाइन CSS यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ही इस जगह पे CSS यूज कर लेता हूँ, मैं इसको कहता हूँ डिस्प्ले हो जाओ फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। अभी ये हटा के दिखाता हूँ कि पहले हमें दिख कैसे रहा है, ये हमें पहले दिख कैसे रहा है वो तो देख लेना पहले, ठीक है। मैंने ये बना लिया, अभी देखते ही दिख कैसे रहा है हमें, तो ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ये हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, ऐसा बनाना चाह रहा हूँ इसको, इस तरीके से। मैं जाऊंगा यहाँ पर, स्टाइल जो मैंने लगाए थे इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये देखो थोड़ा सा काम मेरा तो हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा काम तो हो गया, बस अब इसको एक लाइन पे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइन पे लाने के लिए यहाँ पर मैं क्लास दूंगा, इसको दूंगा डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, डिस्प्ले, सॉरी क्लास नहीं, मुझे यहाँ स्टाइल देना पड़ेगा, स्टाइल में स्टाइलिंग करनी है, डिस्प्ले इज इक्वल टू फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स किया, कैप दे दूंगा यहाँ पर, कैप दे दूंगा इसको, आप कुछ इसको ऐसे देखोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत ये लगने लग रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको सेट करने के लिए काफी दूर चले गए, ठीक है। जी जी, हेलो जी, कुछ कहना है, ठीक है। तो आधे से ज्यादा काम मेरा हो चुका है, अब बस ये डॉट्स जो है उसको हटाना है। मैं क्या करूंगा, लिस्ट स्टाइल, ये डॉट भी चले जाएंगे, तो ये देखो बन गया, ये बन गया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, पिक्सल, इसको कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये देखो। बस एक और चीज करनी है, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, अलाइन आइटम्स। अभी आप परेशान नहीं हो, CSS की क्लास नहीं है, बस ये मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखो मेरा बिल्कुल नेविगेशन बार बन चुका है, ठीक है। अब मुद्दे की बात ये है कि इसमें जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो है कि div, ये जो div एलिमेंट है ये क्या काम कर रहा है, यही सारा जादू कर रहा है। जो div है ना, जो मैं div यूज कर रहा हूँ, यही सारा जादू कर रहा है। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स किया, क्या हुआ कि ये दोनों जो नीचे आ रहे थे वो एक साथ आ गए। फिर मैंने यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज दी यहाँ पर इसको, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट और लाइन आइटम सेंटर, तो ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए, ये इस साइड आ गया, वो इस साइड चले गया, और ये दोनों सेंटर पे आ गए, एक ही पोजीशन पे आ गए। तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा कि एक div से मैं अपने एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, अपने एलिमेंट्स की स्टाइल्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ठीक है। पेरेंट कंटेनर क्या करता है, वो अपने चाइल्ड के स्टाइल्स को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये पेरेंट कंटेनर, इसकी चाइल्ड ये है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि इसको यूज करते हैं ग्रुपिंग के लिए, तो देखो मैंने इसको ग्रुप भी किया हुआ है। इस div के अंदर मैंने ये
तो एलिमेंट्स यूज किए हुए, एक div यूज किया हुआ, एक यूएल यूज किया हुआ है। दोनों को मैंने इस div के अंदर यूज किया हुआ है, इस पेरेंट कंटेनर के अंदर यूज किया हुआ है। तो क्या यहाँ पर ग्रुपिंग हो रही है? ठीक है। उसी तरह अगर मुझे एक और ग्रुप बनाना है तो मैं क्या करूंगा, div बना के एक दूसरा ग्रुप बना दूंगा। तो आप देखोगे वो नीचे आएगा उसके, ये इसके नीचे आ गया क्योंकि ये अलग ग्रुप है। और इसकी मैं पोजीशन सेट कर सकता हूँ, इसको मैं नीचे कर सकता हूँ, ऊपर कर सकता हूँ, मतलब div के थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, CSS लगा के उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है। उसी तरह ये यूएल क्या है, इसके लिए पेरेंट है, तो यूएल भी क्या हो गया इसके लिए, इन चारों के लिए कंटेनर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है। समझ में आ रही बात है जी? ये चीज समझ में आ रही है? जी सर आ रही है। div क्या है, कंटेनर है। ठीक है। जो कि यूज होता है सिंपल सिर्फ दूसरे एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए, ताकि हम उस पे स्टाइल लगा सके, उसकी पोजीशनिंग को सेट कर सके। इसलिए मैंने कहा था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यही चीजें यूज कर रहे होंगे। ठीक है। यही चीजें अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज कर रहे होंगे। ठीक है। div मतलब जो लेआउट के एलिमेंट्स है, आप ज्यादातर इसी पे टाइम दे रहे होंगे, तो div को समझना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पे। एक होता है स्पेन एलिमेंट। ठीक है। एक होता है div, एक होता है div। div हमने देख लिया, एक होता है स्पेन। अब ये स्पेन क्या होता है, स्पेन भी एक कंटेनर है, पर ये क्या है, इनलाइन टाइप का कंटेनर है। div क्या है, एक ब्लॉक टाइप का कंटेनर है, पर स्पेन क्या है, एक इनलाइन टाइप का कंटेनर है। div क्या है, समझे एक गिफ्ट का डब्बा है, उसके अंदर आपने बहुत सारी चीजें पैक करके रख दी है, वो क्या एक div है। पर गिफ्ट में आपने कोई ऐसी चीज है, मतलब अंगूठी है, ठीक है, उसको आपने एक डब्बे के अंदर पैक कर दिया है, छोटे डब्बे के अंदर, उसको आपने इस डब्बे के अंदर रख दिया है। तो आप समझे कि स्पेन वो चीज है। स्पेन क्या है, वो अंगूठी का डब्बा है। और ये div क्या है, वो पूरा गिफ्ट बॉक्स है, उसके अंदर अंगूठी भी है और भी बहुत सारी चीजें। समझ में आ रही बात? ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इसकी समझ लग रही है आपको? या और भी एग्जाम्पल दूं? div क्या है, गिफ्ट बॉक्स है, पूरा गिफ्ट बॉक्स के इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। पर स्पेन क्या है, वो इनलाइन है, उसके अंदर मखसूस ही आप उसके अंदर चीजें डालते हो। जैसे कि मैंने आपको रिंग की एग्जांपल दी, रिंग का एक छोटा सा डब्बा होता है, वो आपने इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब उसको प्रैक्टिकल समझते हैं। अब मिसाल के तौर पे यार कि ये जीत कुमार रामनानी है ना, इसमें सिर्फ मुझे कुमार के अंदर स्टाइल लगाने हैं, सिर्फ इस कुमार को मुझे थोड़ा बड़ा करना है, उसको रेड कलर देना है। तो ये कैसे करूंगा? उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेन। उसके लिए हम यूज करते हैं स्पेन। मैं यहाँ लिखूंगा स्पेन, इसको रेप कर दूंगा स्पेन के अंदर। इसको रेप कर दूंगा, मतलब इसको लपेट दूंगा स्पेन के अंदर। अब ये समझो ये मेरी अंगूठी है। अब इस अंगूठी के डब्बे को मैं स्टाइल तो कर सकता हूँ ना। मैं यहाँ लिखता हूँ कलर इज इक्वल टू कलर रेड, और फॉन्ट साइज हो जाए इसका 30 पिक्सल, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखोगे इसको जब रिफ्रेश करूंगा, हाँ सॉरी सॉरी, क्लास पे नहीं स्टाइल, अपने बार बार भूल जाता हूँ असल में। मैं टेलविंड सीएसएस ज्यादा यूज करता हूँ ना, तो अब आदत है नहीं हमें सीएसएस लिखने की, सारा काम हम टेलविंड से करते हैं। तो आप देख रहे हो, ये कुमार सिर्फ बड़ा हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। कि एक डब्बा है, ये जीत कुमार हमने लिखा पड़ा हुआ है, ये इस डब्बे इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, और इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर ये कुमार लिखा हुआ है। इसको मुझे अलग से स्टाइल देने थे, तो मैंने क्या किया, इस पेन टेक का यूज कर लिया। तो आपको कभी भी ऐसा काम करना हो, इनलाइन कुछ करना हो, तो आप उसके लिए इस पेन का यूज करते हो। क्या आपको ये ई को भी चेंज करना है? ये जो ई है ना, इसको मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका साइज बड़ा करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको भी इस पेन के अंदर लपेट दूंगा, इस पेन का एक डब्बा लूंगा, पेन। ठीक है। अब इस ई को मैं इस पेन के अंदर लपेट दूंगा, और इसको स्टाइल दे दूंगा, स्टाइल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू ब्लू कर देता हूँ, इसका कलर ब्लू कर दिया। और फॉन्ट साइज कर दूंगा इसका मैं 40 पिक्सल, इसको और बड़ा कर देते हैं, देखते कैसा लगता है। ये देख रहे हो, ई बड़ा हो गया। तो आपको कभी भी ऐसा काम करना हो ना, कि आपको कोई भी उसके अंदर, मतलब जैसे कि ये आपको दिखा रहा हूँ कि नाम के अंदर मुझे ई को बड़ा करना है, मुझे ऐसा कोई काम करना, उसके लिए आप स्पेन यूज करोगे। स्पेन भी क्या एक डब्बा है, पर वो इनलाइन टाइप का है। अब मैं इनलाइन टाइप का डब्बा या वो ब्लॉक टाइप का डब्बा बोलता हूँ, उसका क्या मतलब है? अब आप लोग समझाए मुझे कि इनलाइन टाइप का डब्बा, ये ब्लॉक टाइप का डब्बा, इसका क्या मतलब है? जल्दी बताओ, टाइम नहीं है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया वैसे भी।
जी जी बोले बोले। मैंने इसको कहा है कि ये कुमार है, ये इनलाइन टाइप का डब्बा है, क्योंकि इसको मैंने स्पेन के अंदर रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, जो समझा गया मैं उसको मतलब शाबाशी दूं, जिसने ये समझा दिया मुझे कि मैंने कुमार को बोला है कि ये स्पेन टाइप का डब्बा है, ये इनलाइन टाइप का डब्बा है। जी जी। ब्लॉक टाइप का डब्बा सारी जगह ले लेता है, अगर इनलाइन मैं वाले इसको जो है वो इसको लेते हैं। अगर मैं इसको डिव में रखता ना कुमार को, तो क्या होता, ये रामनानी को नीचे कर देता, जीत को ऊपर कर देता, क्योंकि ये एक पूरी विड्थ ले रहा है ना, अपने साथ किसी को आने नहीं देता। पर इसको मैंने स्पेन के अंदर रखा है, तो क्या कर रहा है, ये अपने साथ दूसरों को भी आने दे रहा है। तो ये मकसद था मेरा, ठीक है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ स्पेन एक इनलाइन टाइप का डब्बा है और डिव एक ब्लॉक टाइप का डब्बा है। ब्लॉक टाइप, ब्लॉक टाइप का डब्बा पूरी विड्थ खा जाता है, अपने साथ किसी को आने नहीं देता। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ भाई इनलाइन टाइप का डब्बा है, इनलाइन टाइप का डब्बा है, और अपने और बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है, अपने साथ सबको आने देता है, सबको आने देता है। ठीक है, तो ये थोड़ी मस्ती मजाक भी होनी चाहिए, पर हैं दोनों डब्बे ही, खाली डब्बे, जब तक इसके अंदर कुछ लिखो नहीं। भाई यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है या नहीं, मुझे बताओ। हाँ भाई, मजा तो आ रहा है ना। थके तो नहीं हो ना? माशाल्लाह स्ट्रेंथ वही है जो शुरू में थी, मुझे खुशी हो रही है। असलम भाई ने लिखा है डेव आर्मी चीफ है और इस पे नवाब है, बिल्कुल यार बिल्कुल। क्या बात है यार, क्या बात है, चलो आपको चीजें समझ में आ रही है, गुड गुड गुड। चलो, अच्छा है यार, खुशी हुई। ओके, अब आते हैं। अब एक चीज होती है सॉरी, एक चीज होती है, आई एम सॉरी, हंसी हो रही है। अब ये डिव जो है ना, डिव जो है खासकर, ये जो है अब बहुत पुरानी चीज हो चुकी है। जब HTML नहीं बनी थी ना, तब हम div का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होता नहीं था, इसका कोई नेम और बदल हमारे पास नहीं था। ठीक है, अब div में एक मसला था, div में ये मसला था कि भाई ये इतने सारे div बन जाते थे कि आपकी सोच है। ठीक है, क्या बन जाते थे, अगर मैं जाऊं google.com पे मिसाल के तौर पे, उसका मैं खोल के दिखाऊं आपको, तो इन्होंने भी div 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 यूज किए होंगे, ये देख रहे हो, div 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 div, कितने सारे div यूज किए हुए हैं। मतलब पूरा कोड समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा क्या हुआ है, ये डिव किसके लिए, ये डिव किसके लिए, मतलब दूर से आपको पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, जब तक आप क्लास को देख के भी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है। अब मेरे पोर्टफोलियो पे चलते हैं। मैं नहीं कह रहा मेरे पोर्टफोलियो गूगल से अच्छा है, भाई गूगल माँ माए बाप है। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस प्रोजेक्ट में वो चीजें यूज की हुई है। अब आप इसको देख रहे हो, ये चीज देख रहे हो आप, डिव डिव के अंदर ये फिर हेडर लिखा हुआ है। अब हेडर से आपको क्या पता लगता है कि भाई हेडर ये कोई ऊपर की चीज होगी, उसके बाद मेन, मेन क्या है, कोई मेन की चीज होगी, उसके बाद एक फुटर है, फुटर का मतलब क्या होता है, जो सबसे नीचे होता है, जो सबसे नीचे होता है, ये वाली चीज को फुटर कहते हैं। तो हमें दूर से पढ़ के पता लग रहा है कि यार ये चीज, ये कंटेनर कर क्या रहे हैं। अब इस कंटेनर के अंदर जाते हैं, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैं गया, उसके अंदर एक नेम का डब्बा बना हुआ है। अगर मैं डिव भी यूज कर सकता था, पर मैंने क्या किया, नेम का डब्बा यूज किया। अब नेव के डब्बे को पढ़ के आपको समझ में आ रहा है, नेव के डब्बे को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यार ये नेव नेव का जो डब्बा है, वो नेव का जो डब्बा है वो इसकी बात कर रहा है। कोई भी मेरा कोड पढ़ेगा ना, कोई भी मेरा कोड पढ़ेगा, उसको पता लग जाएगा कि यार ये जो है ना, ये इसकी बात हो रही है। ये जो डब्बे का, इसके डब्बे के अंदर जो भी चीजें है ना, ये जो चीजें लिखी हुई है, वो किस बारे में होगी, वो नेविगेशन बार के बारे में होगी, उसके बाद और किसी चीज के बारे में नहीं होगी। ये हेडर का डब्बा है तो हेडर की बातें हो रही होंगी, अगर मेन का डब्बा है तो मेन के बारे में बात चल रही होगी। मतलब दूर से पढ़ के मुझे पता लग रहा है। आप ये गूगल वाला कोड पढ़ के देखो, अगर मैं आपको गूगल गूगल वाला कोड पढ़ के दिखाऊं, यहाँ पर मैंने किया, तो आपको यार देख के पता नहीं चल रहा है कि ये डिव यार ये किसके लिए यूज हो रहा है, जब तक मैं इस पे हवन नहीं करता।
अवर मतलब ये पूरी बॉडी के लिए यूज हो रहा है। अब इस पे अवर करता हूँ तो मुझे पता नहीं लग रहा यार ये चीजें जो है वो यूज किस लिए हो रही है। जैसे बॉडी पे क्लिक किया तो पता चल गया ये पूरी बॉडी के लिए, ये भी बॉडी के लिए यूज हो रहा है। पर जब तक क्लिक नहीं कर रहा तब तक पता नहीं चलता। पर यहाँ पर आप देखो कि दूर से आपको पता लग रहा है कि नेविगेशन बार है, मतलब नेम यूज हो रहा है। हेडर है तो हेडर के लिए यूज हो रहा है, मतलब कि दूर से देख के आपको पता लग रहा है। इसको कहते हैं सिमेंटिक, सिमेंटिक एलिमेंट्स। ये जो हेडर है नेव है ये सिमेंटिक एलिमेंट कहलाते हैं। सिमेंटिक्स का क्या मतलब होता है? सिमेंटिक का मतलब ये होता है कि भाई आपको कुछ मीनिंग दे, कुछ मीनिंग दे। जो चीज आपको मीनिंग दे उसको कहते हैं सिमेंटिक्स। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये एसईओ में आपको बताता हूँ। ठीक है, ये एसईओ का भी टॉपिक है हमारा। पर अब अभी हम सिमेंटिक को देखते हैं। ठीक है, सिमेंटिक क्या है। अब एचटीएमएल जब HTML5 से पहले हम सारा काम div के थ्रू ही कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई और चीज होती नहीं थी। पर अब HTML5 जब आया ना उसने हमें कुछ सिमेंटिक एलिमेंट दे दिए। HTML5 जब से आया है, HTML5 जब से आया है उसने हमें कुछ और एलिमेंट भी दे दिए जो कि अब मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो सिमेंटिक एलिमेंट है वो भी डिव की तरह ही है, खाली डब्बे ही है। ठीक है, आप ये नहीं समझो कि वो कोई और ही चीज है, अलग ही चीज है। अलग चीज नहीं है भाई मेरे, ये जो डिव है, ठीक है, उसी की तरह ही है, खाली डब्बे ही है। अगर आप डिव की मीनिंग पढ़ो तो यहाँ लिखा हुआ है द डिव एलिमेंट हैज नो स्पेशल मीनिंग एट ऑल, इट रिप्रेजेंट इट्स चिल्ड्रन। मतलब इसकी बात करें जो इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स बने हुए, इट कैन बी यूज्ड विद क्लास नेम टाइटल एट्रीब्यूट्स टू मार्क सिमेंटिक कॉमन। मतलब अगर आपको दिखाना है तो आप इसमें, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास लोगो लगा दिया, अब आपको पता लग रहा है। मैं क्लास लोगो हटा दूं, अगर मैं क्लास लोगो यहाँ से हटा दूं तो आपको कख पता नहीं लगेगा यार ये डिव किस लिए बना हुआ है। तो सिमेंटिक लाने के लिए हम पहले क्या करते थे, हम इन चीजों का यूज किया करते थे, क्लास लोगो, पेरेंट कंटेनर। मतलब हमें क्लास पढ़ के पता लगता था, डिव को देख के पता नहीं पड़ता था। तो जब से HTML5 आई है उसने हमें कुछ मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए कुछ एलिमेंट्स दे दिए। HTML5 जब से आया है उसने हमें कुछ और एलिमेंट्स भी दे दिए हैं जो कि अब मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक हेडर, फुटर, नेव, असाइड। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। W3 स्कूल्स पे जाऊंगा मैं, इससे बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं इसको बंद करता हूँ। तो मैं जाऊंगा HTML में। HTML में गया मैं, सेमेंटिक्स, ये दिख रहा है आपको सेमेंटिक्स? इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है सिमेंटिक एलिमेंट्स इज इक्वल टू एलिमेंट्स विद अ मीनिंग। What are semantic elements? A semantic element clearly describe its meaning to both browser and developer। मतलब डेवलपर को भी बताता है कि जो आपका कोड पढ़ रहा है। जैसे कि गूगल का मैंने आपको कोड पढ़ के दिखाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा, मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो सिमेंटिक एलिमेंट हमें हेल्प करते हैं एक डेवलपर को कि ये बता क्या रहा है, और ब्राउजर को भी हेल्प करते हैं। ब्राउजर को कैसे हेल्प करते हैं? वो जो आपको रीडर मैंने बताए थे, जो आप कोड को सॉरी आपके पेज को पढ़ के बताते हैं डिसेबल लोगों को। एक्सेसिबिलिटी का, एक्सेसिबिलिटी के लिए भी यूज होते हैं ये। एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है, कौन बताएगा? एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है? हर तरह का यूजर आता है तो उसके लिए सारे एक्सेसिबल है। जी, और कोई बताए एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है? डिसेबल लोगों को ही वेबसाइट यूज करने में मदद होती है। कौन मदद करता है? वो जो रीडर जो पढ़ रहा होता है कोड आपके पेज को। ठीक है, तो उसके लिए भी काम में आते हैं ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट डेवलपमेंट टेल्स नथिंग अबाउट इट्स कंटेंट। मतलब अपने कंटेंट के बारे में कुछ बताते ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक मैं यहाँ पर क्लास लोगो नहीं लिखा था आपको नहीं पता चल रहा था कि यार ये लोगो के लिए डिव बनाया हुआ है। उसी तरह ये बता रहे कि आप ये अपने कंटेंट के बारे में कोई मीनिंग नहीं बताते। एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट्स, फॉर्म हो गया, फॉर्म एक सिमेंटिक एलिमेंट है। फॉर्म को पढ़ के आपको पता चल जाता है, फॉर्म को पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ये फॉर्म बना हुआ है। आप कहीं भी कोड पढ़ोगे आपको पता चलेगा ये फॉर्म बना हुआ है क्योंकि फॉर्म का टैग लगा हुआ है। टेबल एक सिमेंटिक एलिमेंट है क्योंकि मीनिंग देता है। उसी तरह एक आर्टिकल का है। ठीक है, तो ये सारे जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है, देख रहे हो, असाइड, आर्टिकल, असाइड, डिटेल्स, फिक, कैप्शन, मतलब ये सारे हैं तो डिव ही है। डिव की समझो ये एडवांस फॉर्म है। ये और कोई भी फंक्शनलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करते सिवाय एक्सेसिबिलिटी के
और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको बताता हूँ क्या चीज होती है, ठीक है। उसपे आपको हेल्प करते हैं ताकि आपका डेवलपर कोड सही से पढ़ सके और जो स्क्रीन रीडर्स है वो आपके कोड को पढ़ सके अच्छे तरीके से, वो कन्वे कर सके मीनिंग डिसेबल लोगों को। और तीसरी एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है, वो मैं आपको अभी अभी हमारा टॉपिक है, बस लास्ट टॉपिक है वो। अब इसमें कुछ देख रहे हो आप, आर्टिकल असाइड। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखिए। हेडर जो यूज होता है वो टॉप के लिए यूज होता है, नेविगेशन बार बनाने के लिए। ये जो बना हुआ है इसके लिए हेडर यूज किया होगा। नेविगेशन बार, ये नेविगेशन बार है, इसके लिए यूज किया होगा। ये सेक्शन है, कोई सेक्शन बना हुआ है, उसके लिए आप सेक्शन का डिव की बजाय आप सेक्शन का यूज करो। सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके अंदर आप फिर आर्टिकल यूज करो, ठीक है। उसी तरह ये जो साइड बार, उसको हम कहते हैं साइड बार, जो साइड में बने हुए ना, ये क्या है, एक साइड बार है, इसको हम कहते हैं साइड। उसी तरह एक फुटर है जो सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं कि भाई जब आपके पास ये चीजें अवेलेबल है तो आप डिव का यूज ना करो, डिव का यूज जितना कम हो सके उतना कम करो। मतलब जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, कोई ऐसा एलिमेंट ही ना हो आपके पास। अब जैसे कि अगर मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की बात बताऊं, कि इसमें सारे ज्यादातर मैंने कोशिश की है कि सिमेंटिक एलिमेंट यूज करो, जैसे हेडर हो गया, नेम हो गया। पर आप ये देखोगे कि पेरेंट कंटेनर बनाने के लिए मैंने डिव का यूज किया है, क्योंकि उसके लिए कोई सिमेंटिक एलिमेंट मेरे पास है नहीं। एचटीएमएल वालों ने कोई कंटेनर बनाने के लिए कोई एलिमेंट मैंने दिया नहीं है, तो तभी मुझे मजबूरी में आके ये मुझे यूज करना पड़ रहा है। उसी तरह अगर आपको अंदर लेके चलूं, जैसे कि ये मेन टैग है मेरा, ठीक है। मेन के अंदर अगर आपको दिखाऊं मैं, ये देखें मेन के अंदर, ये देखें सेक्शन यूज किया है मैंने। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं, नीचे चल के दिखाऊं, ये देखें, ये एक सेक्शन, ये ऊपर वाला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये तीसरा सेक्शन है स्किल्स का, ये प्रोजेक्ट का चौथा सेक्शन है। मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, उस सेक्शन में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए हुए, ठीक है। उस सेक्शन में भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए हुए, ठीक है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए हुए। ये आर्टिकल किसको दिखा रहे हैं? ये आर्टिकल दिखा रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स को। ये देखो प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट, जिसपे देखो ये स्टाइल्स भी नीचे आ रहे हैं, देखो जिसपे क्लिक कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा है। तो जहां आपको जरूरत पड़े, मतलब टिप जो है ना बहुत कम यूज करो। जहां आपको लग रहा है कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं आपके पास, फिर जाके डिव यूज करो, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये सिमेंटिक एलिमेंट है, डिव ही है और कुछ भी नहीं है, खाली डब्बे ही है, ठीक है, जो कि आपको एचटीएमएल प्रोवाइड किए हुए, ठीक है। अब ये हेल्प करते हैं, इसमें थोड़ी आपको हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं? एक तो एसईओ में हेल्प करते हैं। अब आप पूछोगे कि एसईओ क्या चीज होती है? अगर किसी को एसईओ की नॉलेज हो तो पता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो कि एसईओ क्या बना है, किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज हो, नॉलेज तो होगी मेरे ख्याल से। सर ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है सर, गूगल में सर्च रैंकिंग के लिए। सही। और कोई सर्च करते हैं, आप कोई में से? क्वेरी करते हैं सर, वो ठीक है मोहसिन। और कोई? खिजरा, हमदा, सईद, अरसलान, साद, खिताब, आप लोगों को आइडिया है? एसईओ का आइडिया है आप लोगों को? बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म करेंगे। अच्छा मैं बता देता हूँ एसईओ क्या है। कुछ भी नहीं है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। मैंने शुरू शुरू में आपको याद होगा क्रोलर्स के बारे में बताया था, स्पाइडर्स के बारे में बताया था, याद है आपको जब मैं वेब के बारे में आपको पढ़ा रहा था? तो अगर आप गूगल पे जाके देखो, गूगल क्या एक सर्च इंजन है, उसी के लिए हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। एसईओ हम करते हैं गूगल के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंक हो। अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ HTML, अगर मैं यहाँ पर HTML सर्च करूँ तो आप देखोगे कितने रिजल्ट मुझे दे रहा है। ये अरबों में रिजल्ट आ रहे हैं। तो अरबों से ज्यादा वेब पेजेस बने हुए, अरब से ज्यादा। तो कंपटीशन लगा हुआ है कि सबसे टॉप पे पहले पेज पे कौन आता है, क्योंकि यूजर जो है ना, सारी गेम होती है पहले पेज पे आने की, क्योंकि यूजर जो है वो दूसरे पेज पे, जैसे कि मैं HTML पे गया, HTML पे क्लिक किया, अब देखिए ये इतने सारे पेजेस और भी आ रहे हैं, पर यूजर सहमत करता नहीं है कि दूसरे पे तीसरे पेज पे यूजर जाता नहीं है मेरा, ठीक है। यूजर चाहता है मेरा काम इसी एक ही पेज पे हो जाए। तो हमारा मेन फोकस होता है कि भाई अपनी वेबसाइट को इतने सारे रिजल्ट में से गूगल के पहले पेज पे लाना है। ये कंपटीशन है, तो इस कंपटीशन को पार करने के लिए आपको एसईओ करनी पड़ती है। तो ये जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है ना, ये गूगल को भी हेल्प करते हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरीके से अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन की होगी एसईओ के लिए, कीवर्ड्स अच्छे यूज किए होंगे,
ठीक है, जैसे कि HTML सर्च किया तो देखो इस वेबसाइट में वो कीवर्ड शो हो रहे हैं, HTML देखो, उस वजह से गूगल काम करते हैं कीवर्ड के बेस पे। जो आप सर्च करते हो वो जाके अपने डेटाबेस में देखता है, इस कीवर्ड में कोई, इस कीवर्ड के हिसाब से कोई मेरे पास कोई वेब पेज है, तो वो जाके यहाँ पर हमें शो करता है। अभी अगर आपको नीचे जाके दिखाऊं तो देखिए इस वेब पेज पे भी HTML यूज हुआ है, इस वेब पेज पे भी HTML यूज हुआ है, ठीक है, इस वेब पेज पे भी HTML। अब गूगल डिसाइड करता है कि किसको टॉप पे लाना है। अब ये गूगल को डिसाइड करना है कि भाई किसको टॉप पे लाना है। गूगल के एल्गोरिथम बने हुए हैं, एल्गोरिथम क्या है, तौर तरीके, रूल्स बने हुए हैं कि भाई आपका पेज, वेबसाइट जो है पहले नंबर पे कैसे आएगा। तो गूगल ने बता दिया कि भाई अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी करो, ठीक है, अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी करो, अपनी वेबसाइट में कीवर्ड जो है वो उस हिसाब से रखो, ज्यादा कीवर्ड नहीं रखो कि ओवर ऑप्टिमाइजेशन हो जाए। इसको कहते हैं प्लेग हेड सीईओ। प्लेग सीईओ पता नहीं ऐसा ही कुछ नाम है, ठीक है, एसईओ, प्लेग एसईओ, मतलब आप जो है गूगल को पागल बना रहे हो बेसिकली। गूगल को आप पागल बना रहे हो, आपकी वेबसाइट पे सब कुछ कंटेंट है ही नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने HTML सर्च किया, गूगल ने आपका पेज दे दिया HTML के नाम से, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे ये कीवर्ड HTML के पड़े हुए हैं। पर आपने गूगल को ट्रिक कैसे किया, आपकी वेबसाइट में HTML के हवाले से कोई कंटेंट है ही, आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कंटेंट है जो मेलिशियस है, जो हैकिंग वाला है, गूगल ने उसको ब्रेक कर दिया। अब आप जाओगे तो इससे होगा क्या, आपको वो HTML के बारे में कुछ दिखेगा नहीं। तो आपने क्या किया है, कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज की है यहाँ पर कि भाई यहाँ पर आपने HTML वगैरह, इतने ज्यादा HTML यहाँ लिख दिए कि गूगल पागल हो गया है। गूगल ने आपकी वेबसाइट को रैंक कर लिया उस बेसिस पे, क्योंकि गूगल काम करता है कीवर्ड के बेसिस पे। वो देखता है कीवर्ड्स पे, यार कीवर्ड मुझे क्या मिल रहे हैं, फिर उस हिसाब से मुझे दिखाना है। पर गूगल अब बहुत स्मार्ट हो गया है, इनके एल्गोरिथम बहुत टाइट हो गया है। अब देखो W3 स्कूल की वेबसाइट क्यों आ रही है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं इस पे ठहरता हूँ, यूजर, गूगल ये भी नोट करता है कि यार गूगल, ये यूजर जो है वो कितनी देर वेबसाइट पे ठहरा है, कितनी देर वो वेबसाइट पे बैठा हुआ है, गूगल ये सारी चीजें नोट करता है, ठीक है। तब जाके आपकी वेबसाइट टॉप पे आती है। तो इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? यार ब्लैक एक हैकर होता है, ब्लैक हेड एसईओ नहीं होता मेरे ख्याल से। ब्लैक एसईओ ऐसे कुछ नाम है आई थिंक, ब्लैक हेड एसईओ ब्लैक शायद। हैट ग्रे वो तो हैकिंग के लिए यूज होते हैं ना ये टर्म्स। एसईओ के लिए भी यही है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें समझ में आई। डिव का जो है, अगर डिव समझ में आ गया तो ये सेक्शन, ये जो सिमेंटिक एलिमेंट्स है, वो तो डिव के बच्चे डिव से ही बने हुए, डिव ही है वो, पर उसका बस कुछ मीनिंग दे दिए। आप प्रोजेक्ट बना लोगे अगर मैं आपको प्रोजेक्ट दूं डिव पे, क्योंकि मैं अब आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आप ये सारी चीजें यूज करोगे जो आज तक हम पढ़ के आए हैं। ये सारी चीजें, फॉर्म, टेबल, ये जो भी चीजें हमने पढ़ी है ना, एंकर टैग, इमेज, वो सारी इसमें आप लगाओगे, लिस्ट, हर चीज उसमें आप लगाओगे। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं आपको दूंगा, तो बना लोगे आप लोग, या मुझे एग्जाम्पल देनी पड़ेगी आप लोगों को कि डिव को कैसे यूज करना है? सर इंशाल्लाह अपना ट्राई कर लेंगे, जो मसला पेश आए सर तो आप हैं ना फिर मदद के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एनी टाइम एनी टाइम। ठीक है, तो ये है कि डिव कुछ भी नहीं है, कंटेनर है, ग्रुप करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ पर, एक अपना लोगो बनाया, फिर उसको स्टाइल भी मैंने आपको देके दिखा। अभी स्टाइलिंग तो हमने सीखी नहीं है, पर आप ग्रुप करोगे, आप एलिमेंट्स को एक पूरे पूरे जो है ग्रुपिंग करके आप हर चीज को करोगे आप, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ अभी, काफी लंबी हो गई रिकॉर्डिंग। अब कोई सवाल हो तो पूछ लो।